जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। जैसा हमने पिछले जून वाले एग्ज़ाम में भी मैं आप लोगों को टॉप 60 टॉपिक्स पूरे यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य वाले सिलेबस से लेके आया था। आज फिर हम दिसंबर की एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारी एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, यानी नवंबर और दिसंबर हमारे पास पूरा बचा है। तो इन 2 महीनों में रेगुलर आपकी डेली क्लास शाम को 8 बजे 8 से 9 क्लास रहेगी। मतलब 8 बजे स्टार्ट होगी, वो क्लास कब तक चलती है ये एक अलग बात है, लेकिन रोज़ 8 बजे आपकी क्लास रहेगी। और इसमें हम वो टॉप 60 टॉपिक्स करेंगे जिनसे क्वेश्चन 100% आना, यानी हर एक क्लास से एक क्वेश्चन तो आप फिक्स मान के चलो, फिक्स 100% फिक्स। ये मैं गारंटी के साथ लिख कर आपको दे देता हूँ कि मेरी हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आएगा। तो 60 क्लास हम इसमें करेंगे, और ये यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्रैश कोर्स की तरह मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, जो कि पिछले जून के लिए भी हमने चलाया था। और वहाँ से लगभग 70-75 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी क्लास से आए थे। तो आज फिर से ये नई शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के मैसेज और आप लोगों के इतने प्यार के कारण हम ये चीज़ें वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कोई भी बैच में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस एक बार बताता हूँ। आप लोगों ने चाहे कितनी बार सिलेबस को देखा होगा, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, कोई बैच नहीं स्टार्ट करता हूँ, यानी कि चाहे वो फ्री वाली हो या पेड वाली हो, तो मैं सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कराता हूँ। आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए ना। तो यूनिट फर्स्ट जो हमारी है वो भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई है। भाषा विज्ञान में हमें वो सारी चीज़ें पढ़ना है। अभी तो पिछले 2 या 3 पेपरों से हमारे यहाँ पर व्याकरण का 3 से 4 क्वेश्चन भी आने लगे हैं ना। व्याकरण का भी जो वेटेज है वो बढ़ने लगा हमारा यूनिट फर्स्ट में। तो इसमें भाषा के विकास से लेकर भाषा का विकास क्रम कैसे रहा, फिर उसके बाद अपभ्रंश या आधुनिक भाषा या उपभाषा, उसके बाद लिपि और राजभाषा, या हमारे संविधान में जो भाषाएं 22 भाषाएं जोड़ी गई, या संविधान का अनुच्छेद 343 से लगाकर, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में देखना है। तो इसको हम पूरे डीप में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ हमारा यूनिट जो सेकंड आता है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो देखो, एक तो हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास में जो अलग अलग बुक लिखी गई, किस व्यक्ति ने कब लिखी, फिर उसका हिंदी अनुवाद किस व्यक्ति ने किया, कब प्रकाशित किया, ये वाला पोर्शन हमें देखना है। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी प्रगति, प्रयोग, नई कविता, और ये सारी जो चीज़ें हमारी है ना, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इन सब का विकास, और इनमें कौन कौन से कवि रहे, और उन कवियों की क्या क्या इंपॉर्टेंट रचनाएं रही, और उनकी क्या क्या विशेषता रही, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। उसी के साथ इसमें हमारे कुछ संप्रदायों को हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा संप्रदाय किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया है। उसके साथ में कुछ दर्शन हम देखेंगे कि कौन सा दर्शन किस व्यक्ति का, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है ना। और उसी के साथ में ही जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का उद्घाटन किसने किया, यानी कि उनको बनाया किसने, कहाँ से पहली बार शुरुआत करी थी, इनसे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने PYQ लगाए हो तो मेरी बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो चीज़ों को, है ना। उसी के साथ यूनिट जो थर्ड है, यूनिट थर्ड में हमारा क्या आने वाला है, साहित्य शास्त्र। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आने वाला है। इसमें जो भारतीय आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी, जो लक्षण दिए, जो सिद्धांत उन्होंने बताए, रस सिद्धांत हो, अलंकार सिद्धांत हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, औचित्य हो, या फिर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत थे, चाहे वो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत हो, या फिर अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, जो भी जिस भी व्यक्ति का जो सिद्धांत है, और इनकी पुस्तकें और इनका विकास क्रम हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा यूनिट 4 आता है वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो हमारे यहाँ पर आचार्यों को जोड़ा गया है, या जो महापुरुषों को जोड़ा गया है, इनका विचार क्या था, तो इनके विचारों को हमें यहाँ पढ़ना है। इनके कुछ सिद्धांत होंगे, इनके कुछ विचार होंगे, इनके दर्शन होंगे, इनसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट 4 में हमें ये पढ़ना है। यूनिट 5 में कविता है मेरे भाई, यूनिट 5 में कविता है, और कविता में जितना पार्ट उन्होंने जोड़ा है वही हमें पढ़ना है। देखो, कोई भी रचना बहुत बड़ी, जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन 7 कांड हमें नहीं पढ़ना। हमारे यहाँ क्या जोड़ा, सिर्फ उत्तरकांड, तो हमें उत्तरकांड को देखना है। उसी तरीके से उन्होंने जैसे पद्मावत जोड़ी है ना, तो पद्मावत में उसने क्या किया है, पद्मावत में उसने सिर्फ कहा नागमती वियोग खंड, यानी 30वां खंड आपको पढ़ना है ना। बाकी 57 खंड इसमें है, लेकिन 57 खंड में से हमें सिर्फ 30वां खंड पढ़ना है। तो इसलिए जो इन्होंने यहाँ पर जोड़ा गया है, उन सब कविताओं को हम
हम क्रम वाइज एकदम डीप में पढ़ेंगे और उन यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक तो यहाँ से इन जो रचनाकार है इनके जन्म वर्ष से, इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से, ये रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है उन इन कविताओं की जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियों से आता है। कोई पंक्ति दी जाती है और पूछा जाता है कि ये पंक्ति किस कविता की है, किस रचनाकार की है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। फिर आता है हमारा उपन्यास। उपन्यास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो एक तो उपन्यासों के जो रचनाकार है इनके जन्म वर्ष को जमाने के साथ, इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के जमाने के साथ, और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ के पात्र से बनता है। और चौथा क्वेश्चन जो है इनके प्रमुख उद्धरण, यानी कि कोई किसने कौन सी कथन कहा था या किस उपन्यास में कहा गया था। यहाँ से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते जिनको हम देखेंगे। अगर आपने PYQ लगाए तो मेरी बातों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसके साथ आता है हमारा यूनिट 7 हिंदी कहानियाँ। इसमें कहानियाँ पढ़नी है, कहानियों से किस व्यक्ति ने क्या कहा है, कौन सा उपन्यास किस कहानी में आया, किसका क्या योगदान था। इसमें भी रचनाकारों के जन्म वर्ष के आधार पर उनको हमें देखना है, कहानियों के प्रकाशन वर्ष के आधार पर उनका प्रकाशन वर्ष हमें देखना है क्रम वाइज। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन हमें इनके पात्र और किसमें कौन से पात्र, कितने पात्र, कहानियों को कितने उसमें बांटा गया है, ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखना है मेरे भाइयों, ठीक है। उसी के साथ हमारा आता है नाटक। यूनिट 8 हमारा आता है नाटक। नाटक में भी वही सेम चीज़ें कि देखो यूनिट 5 से लगाकर यूनिट 10 तक आपको एक चीज़ करना, जितने रचनाकार है पहले उनके जन्म वर्ष के आधार पर उनको क्रम वाइज देखना है, और जो रचनाएं जुड़ी है उनको उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम वाइज देखना है। ये 2 चीज़ें तो आती ही आती है। यहाँ से यूँ समझो कि क्वेश्चन एकदम 100% एकदम ठप्पा लगा दिया है UGC नेट वालों ने कि यहाँ से हम पूछेंगे भाई, यहाँ से नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये चीज़ें हो गई। फिर तीसरा आता है कि इनके पात्र, इनको कितने उसमें बांटा गया है। जैसे अंधेर नगरी को कितने भागों में बांटा गया है, चंद्रगुप्त को कितने, स्कंदगुप्त को कितने, इसमें कौन कौन से पात्र रहे, किस पात्र के क्या प्रमुख उद्धरण है यानी क्या कथन रहा है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। और इन कहानियों को या नाटकों को हमें डीप में पढ़ना भी है। सेम चीज़ें हमें यूनिट 9 निबंध में करना है। वही 4-5 पैटर्न है निबंध में भी। यूनिट 9 से भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 10 में भी सेम चीज़ हमें आता है। यूनिट 10 में एक चीज़ और हो जाती है, यहाँ पर इनकी विधा भी पूछ ली जाती है, यानी कि कौन सी रचना किस विधा से, भाई संस्मरण है, आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है ना, निबंध है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, क्या चीज़ें हैं, तो ये पूछी जाती है। तो हमें यहाँ पर इनका एक और नया पैटर्न यहाँ पर जुड़ जाता है कि इनकी विधा भी हमसे पूछी जाती है। तो इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधा में यूनिट 10 को हमें ये भी पढ़ना है। अब ये तो हो गया हमारा ओल्ड पूरी 10 यूनिट है ना। अब आप कहोगे सर स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, देखो हम यूनिट 10 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ यूनिट वाइज तो ठीक है, हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ टॉप 60 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा पूरे सिलेबस से, और उस 60 टॉपिक से कम 80+ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये वादे के साथ कह रहा हूँ। पिछली बैच में भी आप देख लेना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बने रहना अंत तक, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब होता क्या है कि देखो मेरे पास सबका PDF नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है ना, टाइप किए हुए नोट्स है। मैं चाहूँ तो आपको टाइप किए हुए नोट्स से यहाँ डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ और चीज़ों को समझा सकता हूँ, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है कि चीज़ें यहाँ पर उनको हमें इस तरीके से नहीं देखना है ना। हमें क्या करना है यहाँ पर, चलो 2 सेकंड फ़ोन आ जाने दो। फ़ोन बहुत दूर रखा है, मैं जाऊंगा लेने, इतने सारी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो यूनिट 10 को हम स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास जो पिछले साल मैंने प्रिंटेड नोट्स से या मेरे शॉर्ट नोट्स से पढ़ाया था, तो उस समय बच्चों का फीडबैक किया, बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप लिख कर हमें पढ़ाइए ताकि हम अपने नोट्स बनाते जाएं। अब कुछ कहेंगे कि सर हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो भाई जो लिख कर मैं पढ़ाऊँगा इसी का आपको PDF के रूप में, यही बोर्ड पर जो मैं अभी लिखाऊँगा आपको पेन टैप के द्वारा, इसका PDF नोट्स अभी मैं आपको सेंड कर दूँगा, अगर आपके पास चीज़ें नहीं आप नोट कर सकते हो तो। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा जरूर
जरूर लगेगा, लेकिन आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएगी। आप अगर आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे अच्छा पढ़ाने का तरीका या इससे अच्छा पढ़ने का तरीका और कोई नहीं होता है। देखो पीडीएफ से मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे भी पता है सिलेबस बड़ा है, लेकिन उसमें आप लोगों को समझ में बहुत कम आएगा। इसलिए हम वो वाली मेथड नहीं अपनाना चाहते कि भाई मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ हूँ और डायरेक्ट आके बस उसको एक बार आपको रीड करा दूँ और कह दूँ ये पढ़ लेना ना, वो चीज़ें मुझे कराना नहीं आता। मैंने वो करवा के देख लिया, चाहे मेरी पेड क्लास हो चाहे मेरी यूट्यूब वाली क्लास हो, मुझे दोनों में ना बच्चों को उसमें इतना मज़ा आता है पढ़ने में, ना मुझे उतना पढ़ाने में मज़ा आता है ना। मुझे पढ़ाने में मज़ा जब आता है जब मैं लिख लिख कर बच्चों को चीज़ें बताऊँ, है ना, कि देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस नोट्स को बनाना है, इसको इस तरीके से याद रखना है और इसको इस तरीके से करना है ना। तो आज हम यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी पहली क्लास है या टॉपिक नंबर पहला हमारा है, उसका यूनिट फर्स्ट का हमारा है। मैंने कहा कि देखो यूनिट 5 से यूनिट 10 तक 5 पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जो रचनाकार आपके यूनिट में जुड़े उनको जन्म वर्ष के आधार पर आपको देखना, क्रम वाइज ये जन्म वर्ष पूछा ही जाता है, पीवाईक्यू उठा के देख लेना। दूसरा, जो रचनाएं जुड़ी हुई है उनका भी क्रम आपसे पूछा जाता है कि इनको क्रम वाइज जमाइए, कौन सी रचना कौन से साल में प्रकाशित हुई थी। तीसरा, अगर यूनिट 10 देख रहे हो तो तीसरा महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि वो रचना किस विधा की है ना, किस विधा की इन द सेंस कि भाई वो आत्मकथा है, दलित आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, क्या है वो, ये आपको देखना है ना। तो ये आता है। चौथा, जो रचना आप पढ़ रहे हो उस रचना के इंपॉर्टेंट पात्र और वो सारी चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, जो एग्जाम में पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं ना। और पांचवी चीजें आपको क्या देखनी है यहाँ पर, पांचवी चीजें आपको देखनी है कि उस रचना से जो प्रमुख उद्धरण जो पंक्तियां है वो आपको याद होनी चाहिए कि ये पंक्तियां इस रचना की जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको कभी स्किप नहीं कर सकते। यहां से क्वेश्चन का पैटर्न बहुत आने लग गया, बहुत यानी बहुत ज्यादा। इसमें भी 3-4 तरीके के पैटर्न पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्ट आपको पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि किस रचना की है, किस रचनाकार की है, या फिर पंक्तियों का क्रम दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इनको क्रम से जमाइए। यानी आपने अगर वो रचना पढ़ी होगी तभी क्रम से जमा पाओगे, या उन पंक्तियों का थोड़ा बहुत क्रम याद होगा तभी जमा पाओगे ना। तो ये क्रम वाइज क्वेश्चन बहुत आने लगे और बहुत ज़्यादा इनका वेटेज बढ़ चुका है। तो आज हमारी पहली क्लास है, पहला टॉपिक है, टॉप 60 टॉपिक में से हमारा आज पहला टॉपिक है। यूनिट 10 को हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम क्रम वाइज देखते हैं। और इसकी पहली चीज हम देखेंगे कि जो रचनाकार है उनके जन्म वर्ष के आधार पर, रचनाकार को उनके जन्म वर्ष के आधार पर हमें देखना है कि उनका जन्म वर्ष के आधार पर क्रम वाइज हमें देखना है ना, क्रम के साथ देखना है कि कैसे उनको हमें क्रम वाइज जमाना है। ठीक है, तो अब आपने सिलेबस में भी देखा होगा कि वहां पर क्रम वाइज नहीं जमा है। मैं यहां पर आपको क्रम वाइज जमा देता हूं कि पहले रचनाकार कौन है और उनका जन्म वर्ष, मतलब जन्म वर्ष के आधार पर पहले कौन आएगा ना। तो सबसे पहले आते हैं शिवरानी देवी। कौन आती है? शिवरानी देवी। अगर आप चाहो तो साथ में नोट्स बनाते जाना, इससे अच्छा कोई आपके लिए काम नहीं होगा। आपके नोट्स ही आपके काम होंगे। देखो जीआरएफ चाहिए तो नोट्स आपके खुद के बने होने चाहिए, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है ना, अगर जीआरएफ ही चाहिए तो। फिर उसके बाद आता है राहुल सांकृत्यायन। शिवरानी देवी का जन्म हुआ था 1889 में। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 में, 93 में, है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। आप लोग अगर यहाँ तक क्लास में जुड़े हो तो मुझे बताना मेरा ये पैटर्न कैसा लगेगा। मुझे पता है इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको समझाने में, पढ़ाने में, लेकिन आप इसको नोट आउट, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो तो इसको आप लोग थोड़ा स्पीड में देख लेना, या फिर आपको ये पूरे नोट्स चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करना है? तो मेरे भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले आती है शिवरानी देवी, 1890 में उनका जन्म हुआ था। राहुल सांकृत्यायन 1893 में उनका जन्म हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, इसको भूलना नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन,
राय बच्चन, या इनको बच्चन जी भी आप कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनके नाम से भी आप याद रख लोगे। इनका जन्म भी 1907 में हुआ था। लेकिन आपको पहले महादेवी वर्मा को रखना है, यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना है ना। अगर ये क्रम आ जाए कि भाई दोनों कौन सा है, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा को रखना है, फिर उसके बाद हरिवंश राय बच्चन को रखना है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। छठे नंबर 6 नंबर पर कौन आते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर साहब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। आप चाहो तो पूरा नाम लिख लेना है ना। 1908 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1908 में इनका जन्म हुआ था। फिर अगले नंबर पे हमारे आते हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, ये आपको याद है अच्छे से। फिर उसके बाद हमारे 8th नंबर पे कौन आते हैं? 8th नंबर पर हमारे आते हैं विष्णु प्रभाकर। कौन आते हैं? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था मेरे भाइयों? 1912 में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था, है ना। उसके बाद आता है 9th नंबर पे कौन आते हैं? हमारे कृष्णा चंद्र। कृष्णा चंद्र, चंद्र, कृष्णा चंद्र। 9th नंबर पे कृष्णा चंद्र आते। कृष्णा चंद्र का जो जन्म है वो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 10th नंबर पर हमारे आते हैं मुक्तिबोध। कौन आते हैं? मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, है ना। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। मुक्तिबोध इनका मतलब शॉर्ट नॉम है। मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था 1917 में हुआ था। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें से कुछ रचनाकार जैसे महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, ये आपके अज्ञेय, ये आपके बाकी रचना, बाकी यूनिट्स में भी जुड़े हुए हैं ना, तो इनके जन्म वर्ष आपको वहां पर भी काम आएंगे। यानी अधिकतर लोगों के जन्म वर्ष आपको एक दूसरे की जगह पर काम आएंगे, एक दूसरे यूनिट में ना, तो ये याद रखना आपको। मुक्तिबोध के बाद आते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी आते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था हमारे यहाँ पर? हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। 12th नंबर पर आते हैं रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता, रमणिका गुप्ता जी, रमणिका गुप्ता जी आती है। रमणिका गुप्ता जी का जन्म कब हुआ था? रमणिका गुप्ता जी का जन्म हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में, है ना। 1930 में हुआ था। और 13वें नंबर पर हमारा आते हैं मन्नू भंडारी। कौन आती है? मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। फिर उसके बाद हमारे आखिरी और लास्ट आते तुलसी राम। ये तुलसीदास नहीं है, तुलसी राम, याद रखना है ना। एक दलित आत्मकथा इन्होंने लिखी है, और दलित लेखक एक है, दलित कवि है ना। इनका जन्म 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था तुलसी राम का। तुलसीदास नहीं है, तुलसी राम, याद रखना। ये टोटल 14 व्यक्ति है जो कि हमारे यूनिट 10 में जुड़े हुए, और 14 ही रचना हमारे यूनिट 10 में जुड़ी हुई है, ये भी याद रखना है ना। तो शिवरानी देवी का जन्म 1889 में, राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899, महादेवी वर्मा 1907, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907, दिनकर 1908, अज्ञेय 1911, विष्णु प्रभाकर 1912, कृष्णा चंद्र 1914, मुक्तिबोध 1917, हरिशंकर परसाई 1924, रमणिका गुप्ता 1930, मन्नू भंडारी 1931, और तुलसी राम हमारे 1949 में इनका जन्म हुआ था। तो ये तो हमारे यूनिट 10 के रचनाकार, जिनके जन्म वर्ष के आधार पर हमने उनको देख लिया, उनके जन्म वर्ष को जमा दिया। अब आती है यूनिट 10 की रचनाएं। अब उन रचनाओं को पहले हम उनके प्रकाशन वर्ष के साथ देख लेते, उसके बाद हम बात करेंगे क्या आती है? रचनाएं, रचनाएं आती है ना। अब इन रचनाओं को पहले इनके प्रकाशन वर्ष के साथ हम देख लेते, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये रचनाएं किस विधा की है ना, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई रचना अगर प्रकाशित हुई थी इस समय, तो वो हमारी हुई थी पहले नंबर पर। कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी? मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद घर में ये उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने उनके ऊपर ये लिखा था। ये 1944 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1944 में। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, प्रेमचंद घर में 1944 में। तीसरे नंबर पर आता है माटी की मूर्तें। क्या है? माटी की मूर्त, माटी की मूर्तें। ये कब प्रकाशित हुआ? 1946 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1946 में। चौथे नंबर पर आती है हमारी ठकुरी बाबा। ठाकुरी बाबा,
कौन आता है? ठाकुरी बाबा, ठकुरी बाबा है ना, बाबा, बाबा। ठकुरी बाबा कब प्रकाशित हुई? 1947 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1947 में प्रकाशित हुई। 5वें नंबर पर आता है अरे यायावर रहेगा यार, अज्ञेय की है, अरे यायावर रहेगा, रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। कब प्रकाशित हुई अरे यायावर रहेगा याद? 1953 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1953 में प्रकाशित हुई, है ना। फिर उसके बाद आता है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय, अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुई? 1956 में प्रकाशित हुई। संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुई? 1956 में। अरे यायावर रहेगा याद कब प्रकाशित हुई? 1953 में, है ना। फिर आता है जामुन के पेड़, जामुन के पेड़, जामुन के पेड़ कब प्रकाशित हुई? जामुन के पेड़ जो है 1960 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1960 में प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद आता है एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी कब प्रकाशित हुई? एक साहित्य की डायरी हमारी प्रकाशित हुई 1964 में। 1964 में एक साहित्य की डायरी प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1964 में। उसके बाद 9th नंबर पर हमारी आती है एक साहित्य की डायरी के बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। कब प्रकाशित हुई? 1969 में प्रकाशित हुई। बच्चन साहब की है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में बच्चन साहब की प्रकाशित हुई थी, ना। 10th नंबर पर हमारी क्या हुई? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा हुई। आवारा मसीहा कब प्रकाशित हुई? आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1974 में प्रकाशित हुई, ना। फिर उसके बाद 11वें नंबर पर हमारी आती है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी कब प्रकाशित हुई? 2007 में प्रकाशित हुई, है ना। उसके बाद 12th नंबर पर हमारा आता है भोला राम का जीव, क्या आता है? भोला राम का जीव, भोला राम, एक व्यंग्य कहानी भोला राम का जीव, का जीव, भोला राम का जीव जो है 2010 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 2010 में प्रकाशित हुई, है ना। उसके बाद आपका 13वें नंबर पर आता है हमारा मुर्धैया, मुर्धैया एक दलित आत्मकथा, है ना, मुर्धैया, मुर्धैया, मुर्धैया जो है वो आपका प्रकाशित हुई 2010 में प्रकाशित हुई है भी, है ना। अगर आपको भोलाराम का जीव और मुर्धैया दोनों एक साथ दी जाए तो पहले भोलाराम के जीव को रखना 2010 में, फिर उसके बाद मुर्धैया को रखना। और लास्ट आपकी 14वें नंबर पर कौन सी आई? आप हुदरी, आप हुदरी, आप हुदरी कब प्रकाशित हुई? 2015 में। कब प्रकाशित हुई? 2015 में। आप हुदरी कब प्रकाशित हुई? 2015 में, 2015 में, ना। तो ये हमारी टोटल यूनिट 10 की जो रचनाएं हैं उनको, रचनाओं को भी मैंने क्रम वाइज उनके प्रकाशन वर्ष के साथ आपको बता दिया, या उनके क्रम वाइज उनके प्रकाशन वर्ष के साथ हमने जमा दिया, है ना। कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम से जमाइए, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि मेरी तिब्बत यात्रा 1937, प्रेमचंद घर में 1944, माटी की मूरत 1946, ठकुरी बाबा 1947, अरे यायावर रहेगा याद 1953, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, जामुन के पेड़ 1960, एक साहित्य की डायरी 1964, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, आवारा मसीहा 1974, एक कहानी यह भी 2007, भोलाराम का जीव 2010, मुर्दैया 2010 और आपुदरी 2015। ये आपको याद होने चाहिए। अब एक कदम और आगे चलते और ये भी पूछा जाता है कि ये जो रचनाएं हैं ये हमारी क्या है, मतलब किस विधा की रचना है, ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस विधा की रचना है। तो अगर ये पूछा जाता है तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा क्या है? यात्रा वृत्तांत है, ना। उसके बाद प्रेमचंद घर में ये क्या है? हमारी जीवनी है। क्या है? जीवनी है। प्रेमचंद घर में क्या है? ये जीवनी है ना, ये जीवनी है। फिर उसके बाद हमारी क्या आती है? माटी की मूरत। माटी की मूरत क्या है? हमारा संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, संस्मरण। माटी की मूरत क्या है? संस्मरण, जिसको रेखा चित्र भी आप लोग कहते हो। क्या कहते हो? रेखा चित्र भी इसको कह सकते हैं। रेखा चित्र संस्मरण है, जो कि रेखा चित्र भी हम इसे कहते हैं। फिर हमारा आता है ठकुरी बाबा, ये भी क्या है? हमारा संस्मरण है, ना। ये भी क्या है? संस्मरण है, संस्मरण, ये भी संस्मरण है। उसके बाद आएगा हमारा अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद भी क्या है? हमारा यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत,
यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत है ना। इनके साथ ये भी याद रखना कि ये रचनाएं किनकी है ना, अन्यथा ये ना भूल जाओ कि भाई मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है, प्रेमचंद घर में किसकी है, माटी की मूर्त किसकी। ये तो पता चल गया कि मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत है, प्रेमचंद घर में जीवनी है, माटी की मूर्त संस्मरण है, ठकुरी बाबा संस्मरण है, अरे आया हुआ रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है। लेकिन ये मत भूल जाना किसकी है ना, ये भी याद रखना साथ में। और ये चीजें सिलेबस में दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो मैं अभी वो भी आपको बता दूंगा, है ना। फिर आता है हमारा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के जो 4 अध्याय है, ये हमारा आलोचनात्मक लेख है। क्या है? आलोचनात्मक, आलोचनात्मक लेख है। क्या है? आलोचनात्मक लेख है। ये क्या है? आलोचनात्मक लेख है। फिर आता है जामुन के पेड़। जामुन के पेड़ जो हमारा है वो एक तरीके से व्यंग्य है। क्या है? व्यंग्य। जामुन के पेड़ एक तरीके से व्यंग्य है। फिर आता है एक साहित्य की डायरी जो है, ये डायरी विधा में लिखी गई। किस विधा में? डायरी विधा में लिखी गई है ना। किस विधा में लिखी गई है? डायरी विधा में लिखी गई है। फिर उसके बाद आता है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, खुद अपने बच्चन साहब की खुद की अपनी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। फिर उसके बाद आता है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है वो क्या है? आपकी एक जीवनी है। शरद चंद्र के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, आवारा मसीहा। किसके ऊपर लिखी गई? शरद चंद्र के ऊपर। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है ना। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी जो है, एक कहानी यह भी हमारी क्या है? आत्मकथा है। मन्नू भंडारी ने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी। एक कहानी यह भी आत्मकथा है ना, ये भी क्या है? आत्मकथा है। फिर उसके बाद आता है भोलाराम का जीव भी व्यंग्य है हमारा। क्या है? व्यंग्य है, ठीक है। मुर्दैया क्या है? दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा है। मुर्दैया क्या है? हमारी दलित आत्मकथा है। मुर्दैया क्या है? दलित आत्मकथा, आत्मकथा, दलित आत्मकथा। और आपुद्री भी क्या है? दलित आत्मकथा है। क्या है? दलित आत्मकथा है, आत्मकथा है, आत्मकथा, दलित आत्मकथा, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब फिर वही वाली चीज कि सर हम तो भूल गए कि कौन सी किसकी रचना है, तो चलो मैं बता देता हूँ, कुछ देर लगेगी लेकिन हम आपको ये सब चीजें बता देते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है ना। चलो राहुल ही लिख देता हूं, आप समझ जाना कि ये किसकी है? राहुल की है। क्या पूरा नाम लिखते हैं? चलो पूरा लिख देते हैं मेरे भाइयों। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की है ना। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की है। शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में, है ना। फिर उसके बाद माटी की मूरत जो है हमारी, क्या है? माटी की मूरत जो है राम रक्ष बेनीपुरी की है। राम रक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी। किसने लिखी? राम रक्ष बेनीपुरी ने जी ने लिखी ना। ठकुरी बाबा किसने लिखी? महादेवी वर्मा ने लिखी। महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा लिखी, ठीक है। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद हमारा, अरे यायावर रहेगा याद किसकी? अज्ञेय की है। अज्ञेय की है। किसकी? अज्ञेय की है ना। फिर आता है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर साहब की। किसकी है? दिनकर साहब की। दिनकर साहब की रचना है। जामुन का जो पेड़ हमारा है, जामुन का जो पेड़ व्यंग है वो किसने लिखा? परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने, सॉरी कृष्णा चंदन का, ये कृष्णा चंदन का है, कृष्णा चंदर, कृष्णा चंदर का है जामुन का पेड़, है ना। फिर आता है एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी किसकी है? हमारी मुक्ति बोध जी ने लिखी। एक साहित्य की डायरी किसने लिखी? मुक्ति बोध ने, मुक्ति बोध ने। एक साहित्य की डायरी मुक्ति बोध ने लिखी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बच्चन साहब की है, बच्चन साहब की है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, है ना। आवारा मसीहा जो है हमारी विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी, जो कि शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है ना। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है। भंडारी, मन्नू भंडारी ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है। भोलाराम का जीव जो है वो आपका परसाई जी ने लिखा। किसने लिखा? परसाई, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा, है ना। फिर आता है मुर्दैया, ये आपकी तुलसी राम की है। तुलसी राम, तुलसी राम ने लिखी मुर्दैया, है ना। ये किसने लिखी? तुलसी राम ने। और आपुद्री जो है वो रमणिका गुप्ता ने लिखी। किसने लिखी? रमणिका गुप्ता ने, रमणिका गुप्ता ने। ये दलित लेखिका है, याद रखना। रमणिका गुप्ता क्या है? एक दलित लेखिका है ना, ये भी याद रखना। तो ये पूरा यूनिट 10 का मैंने सारा चिट्ठा आपको एक जगह पर दे दिया है ना। पहले
रचनाकारों का जन्म वर्ष के आधार पर उनको दिया, फिर रचनाओं का प्रकाशन वर्ष का क्रम वाइज उनको दिया, फिर कौन सी रचना कौन सी विधा की है और वो किसकी रचना है, ये सब मैंने एक साथ आपको दे दिया। आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। अब ये यकीन मानो कि ये जो अभी मैंने 2 पेज का एक चार्ट कराया है पूरा, इस 2 पेज में से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे यहां से, है ना। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कम से कम 2 क्वेश्चन तो इस वाले पैटर्न से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न बहुत पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। ये चीजें आपकी आएगी ही आएगी, और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जब पेपर हो जाएगा उस दिन शाम को फिर हम मिलेंगे और फिर मैं चीजें बताऊंगा कि देखो ये चीजें आती है। अब पहली रचना हम इसमें उठाते हैं माटी की मूर्त। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें पहली रचना हम उठा रहे। अब हम इसको डीप में पढ़ते हैं ना। तो आपको ये पता है कि माटी की मूर्त किसकी है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है हमारी, ये याद रखना। राम वृक्ष जी की ये रचना है माटी की मूर्त। अब इसका प्रकाशन वर्ष और इनके जन्म वर्ष मुझे लिखाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये किस विधा की रचना है ये भी आपको पता है कि संस्मरण या रेखा चित्र है, ये भी मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो शुरुआती संस्मरण है इस रचना में वो 11 थे। शुरुआत में कितने रेखा चित्र थे, इसमें 11 रेखा चित्र जुड़े थे। शुरुआत में कितने रेखा चित्र थे, कितने संस्मरण थे, 11। शुरुआत में कितने थे, 11 शुरुआत में, ना। शुरुआत में 11 थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक और जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया, और वो 1953 में जोड़ा गया। एक और 1953 में जोड़ा गया, जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था, रजिया। रजिया करके एक और संस्मरण जोड़ा गया, संस्मरण इसमें जोड़ा गया। तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब कितनी हो गई, 12। तो वर्तमान में माटी की मूर्त में कितने संस्मरण है, 12 संस्मरण इसमें जोड़े हुए हैं ना। 12, इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 संख्या हो गई। पहले शुरुआत में कितने थे, 11। 12वां कौन सा जोड़ा गया, रजिया। कब जोड़ा गया, 1953 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1953 में जोड़ा गया, है ना। ये याद रखना, ये संख्याएं बहुत पूछी जाती है, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये कहां लिखा गया था मेरे भाइयों, तो ये आपको याद रखना, ये हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग सेंट्रल जेल, सेंट्रल हजारीबाग सेंट्रल जेल में ये संस्मरण लिखा गया। हजारीबाग सेंट्रल जेल में ये संस्मरण लिखा गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें लिखा गया, हजारीबाग सेंट्रल जेल में ये संस्मरण आपको लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाइयों इसमें। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें, इसके जो टोटल पात्र है इस संस्मरण में, कौन कौन से पात्र है, उन पात्रों को हमें यहाँ पर क्रम वाइज देखना है। जो फैक्ट आपको पूरे आने चाहिए वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। तो इसके जो टोटल पात्र है उन पात्रों को हम यहाँ पर क्रम वाइज देख लेते हैं, और उनकी विशेषताएं भी हम यहाँ पर देखेंगे। उन पात्रों की विशेषता क्या क्या है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पात्र अगर हम इसमें देखें तो रजिया ही हमारा पहला पात्र आएगा, रजिया। रजिया इस संस्मरण में क्या योगदान देती है, क्या इसकी विशेषता है, तो ये लेखक की बचपन की दोस्त है। लेखक के बचपन की दोस्त है। क्या है, बचपन की दोस्त है। क्या है, बचपन की दोस्त है। लेखक के बचपन की दोस्त है। क्या है, दोस्त है, दोस्त है। लेखक के बचपन की ये क्या है, यहाँ पर दोस्त है, ये आपको याद रखना है। कौन है, रजिया। ये पात्रों की चीजें पूछी जाती है कि ये पात्र का क्या किरदार है, ये चीजें बहुत पूछी जाती है ना। तो इसकी दोस्त है। फिर ये क्या है यहाँ पर, और क्या इनका है, तो इनके जो पति का नाम है, पति इनका कौन है, हसन है। इनके पति का नाम क्या है, हसन। इनके पति का नाम हसन है, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें और क्या विशेषता रजिया की यहाँ पर बताई गई है, तो चूड़ी बेचती है। क्या बेचती है, चूड़ी बेचती है। इस संस्मरण में क्या योगदान है इनका, चूड़ी बेचना ये करती है, चूड़ी बेचना, है ना। चूड़ी बेचने का काम इनका है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पात्र हम देख लेते हैं। अगला पात्र आता है बलदेव सिंह। कौन आता है, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। अगला पात्र कौन है, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह की क्या विशेषता है इसमें, तो लाठी चलाने में निपुण है। क्या है, लाठी, लाठी चलाने में निपुण, लाठी चलाने में निपुण, है ना। फिर उसके बाद आता है विधवा के खेत से अवैध कब्जा छुड़ाने पर बलदेव की क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है ना। किससे, विधवा, विधवा के खेत से, खेत से अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, अवैध कब्जा छुड़ाने पर बलदेव की हत्या,
छुड़ाने पर हत्या कर दी जाती है, इसकी क्या कर जाती, हत्या कर दी जाती है ना। तो दूसरा पात्र आपको बलदेव याद रखना है संस्मरण में, जो लाठी चलाने में निपुण है, और इसकी हत्या किस बात पे हो जाती है, विधवा के खेत पर ये कब्जा छुड़ाने के लिए जाता है, तो इस बात पर इसकी हत्या कर दी जाती है यहाँ पर, है ना। फिर तीसरा पात्र हमारा इसमें आता है, तीसरा पात्र आता है सरजू भैया। कौन आते, सरजू भैया। सरजू भैया, सरजू भैया का क्या किरदार है इस संस्मरण में, लेखक के मुंह बोले भैया है, लेखक जो है, लेखक के क्या है, मुंह बोले, मुंह बोले भैया है, भैया, मुंह बोले भैया लेखक है ना। फिर उसके बाद इनका और क्या है, ये इनके जो पिता है वो गुमास्ता जी है। कौन है, गुमास्ता जी। लेकिन इनके पिताजी का क्या नाम था, गुमास्ता जी। इनके जो पिता है वो कौन है, गुमास्ता जी। गुमास्ता जी इनके पिता है। किसान के साथ ही रुपये और गन्ने का लेन देन करते हैं, ये याद रखना है ना। इस संस्मरण में इनका क्या परिचय है, तो गुमास्ता जी जो है वो किसानों के साथ गन्ने का लेन देन करते हैं, पैसे और गन्ने का लेन देन करते हैं ना। ये है सरजू भैया को याद रखना, लेखक के मुंह बोले भैया है। फिर उसके बाद हमारे इस कहानी में अगले पात्र जो आते, चौथे नंबर पे आते, वो है मंगर। कौन है, मंगर। मंगर, मंगर क्या काम करता है भाई, तो मंगर जो है वो हमारा हलवाई का काम क्या करता है, किसका, हलवाई, हलवाई, हलवाई का काम करता है। इसकी पत्नी का जो नाम जो है मंगर का, ये भकोलिया है। क्या नाम है, भकोली, भकोलिया। भकोलिया कौन है, इसकी पत्नी है। कौन है, इसकी पत्नी है, किसकी, मंगर की, है ना। फिर उसके बाद ये विकलांग विवाहित बेटी का पिता है, विकलांग विवाहित बेटी का पिता, बेटी का पिता। आपको ये याद होना चाहिए कि मंगर कौन है, तो ये इस संस्मरण में हलवाई का रोल कर रहा है, भकोलिया इसकी पत्नी है, और ये विकलांग विवाहित इसकी जो बेटी है उसका पिता है मंगर, है ना। फिर उसके बाद अगला जो पात्र हमारा आता है वो कौन है, अगला पात्र हमारा आता है देव। चलो मंगर के पहले आता है रूपा की आजी। क्या आता है, रूपा की आजी, रूपा की आजी, की आजी, रूपा की आजी, है ना। अगला पात्र कौन आता है, रूपा की आजी। कुएं में कूदकर जान दे देती है। क्या कर देती है, कुएं में कूदकर, कुएं में कूदकर, कुएं में कूदकर जान दे देती है ना। फिर उसके बाद अगला पात्र कौन आता है हमारा, अगला पात्र जो आता है वो हमारा आता है देव। कौन आता है, देव। इसमें अगला पात्र कौन है, देव। ये सब पात्रों के नाम आपको याद रखना है संस्मरण में ना। लेखक का मित्र है। कौन है, लेखक का मित्र, लेखक का मित्र है ना, लेखक का मित्र है ये। फिर उसके बाद अगला इस इनकी और क्या विशेषता है, अमरूद के पेड़ से गिर जाता है और हाथ टूट जाता है। ये भी याद रखना कि अमरूद के पेड़ से कौन गिरा था, तो देव गिरा था। अमरूद के पेड़ से गिर जाता है, पेड़ से गिर जाता है। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, मेरे भाई ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, संस्मरण से ये चीजें पूछी जाती है कि देव का क्या किरदार था, कहां से गिरा था, किस तरीके से गिरा था, या ये पूछा जा सकता है कि अमरूद के पेड़ से गिरकर किसका हाथ टूटा था निम्नलिखित में से, तो देव का टूटा था ना, गिर गया। ये चीजें पूछी जाती है, अगर आप पीवाई की उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। उसके बाद सेवंथ नंबर पे हमारा आता है बाल गोविंद भगत। बाल, अगला कौन आता है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत क्या है, कबीर का अनुयायी। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है ना, कबीर का अनुयायी। ये आपके पीवाईक्यू में आया भी है कि निम्नलिखित में से कौन कबीर का अनुयायी है, तो बाल गोविंद भगत है इसमें से, ठीक है। ये चीजें आपसे क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है या पूछा जा चुका है कि बाल गोविंद भगत क्या है, तो कबीर का अनुयायी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगला आता है भोजी। भोजी, कौन आती है, भोजी। ये कौन है, रिश्ते में लेखक की भाभी है, लेखक की भाभी, लेखक की भाभी। भाभी को भोजी कहते हैं ना, ये भी याद रखना, कई जगह पर भाभी को भोजी भी कहा जाता है। फिर अगला पात्र आता है परमेश्वर। परमेश्वर,
परमेश्वर व्यक्ति का नाम है, ऊपर वाले परमेश्वर नहीं है ना, याद रखना। लेखक की पट्टेदारी का एक व्यक्ति है। नशे का लती है, ये याद रखना, ये नशे का लती है, सबसे बड़ी चीज इसकी है नशे का लती, यानी नशा करता है, ये बहुत ज्यादा नशा करता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमारा आता है, अगला कौन है इसमें, बेजू मामा। बेजू मामा। बेजू मामा क्या करता है, बेजू मामा जेल में रहने का आदी है। कैसे जेल में रहने का आदी, कैसे जेल में रहने का आदी है मेरे भाइयों, ये एक ऐसा व्यक्ति है, इस पूरे संस्मरण को जब हम पढ़ते हैं तो ये जेल में रहता है, जेल में पोहे इसको बहुत बड़े अच्छे लगते हैं, जेल के पोहे बड़े खाता है ये। और ये जेल से जब इसकी रिहाई होती है तो ये फिर कोई ना कोई कांड करता है, कोई ना कोई चोरी करता है, कुछ भी करता है और फिर से जेल चला जाता है। तो यानी ये इसका जो घर एक तरीके से जेल ही बन चुका है, इसको और कहीं से मतलब नहीं है, अब इसको सिर्फ जेल से मतलब है ना, ये जेल का आदी हो गया। फिर आता है सुभान खा। सुभान का, सुभान का कौन है मेरे भाइयों, तो सुभान का पेशे से राजमिस्त्री है, क्या है, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन होते हैं, जो हमारे घर वर बनाने का काम करते हैं वो राजमिस्त्री कहलाते हैं ना, तो राजमिस्त्री है। और फिर आती है बुधिया। बुधिया। बुधिया कौन है इस किरदार में, तो बुधिया जो है बुधिया के पति का नाम क्या है, जगदीश है, बुधिया के पति का नाम याद रखना, जगदीश। जगदीश। जगदीश है ना। और इनके तीन बच्चे, कितने बच्चे, तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं इन दोनों के, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। एक चीज और पूछी जाती है बुधिया के बारे में कि जब लेखक छोटा था तब बुधिया कितने साल की थी, है ना। तो या लेखक जब किशोर था तो बुधिया कितने साल की थी, तो 7 से 8 साल की बुधिया उस समय थी जब लेखक जो था वो किशोर अवस्था में था, किशोर अवस्था में था, किशोर अवस्था में था जब बुधिया क्या थी, 7 से 8 साल की थी, ठीक है। ये आपको एक चीज पूछी जाती है, इस पे जरा सा फोकस करना, ये अपने शब्दों में को नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। अब ये तो देखो, हमने देख लिया किस व्यक्ति की रचना है, कब प्रकाशित हुई, व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उसके प्रमुख पात्र, पात्रों का क्या क्या रोल या क्या क्या किरदार इसमें रहा, ये हमने देख लिया है ना। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस प्रकार की रचनाओं से, प्रमुख उद्धरण पूछे जाते हैं। उद्धरण का मतलब होता है कि मेरे भाइयों जो इसमें कुछ पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां देकर आपसे पूछी जाएगी ये पंक्तियां किस रचना की है ना, या किस रचनाकार की है, ये आपसे पूछा जाता है। तो अब देखो यहाँ पर पंक्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी कही गई है, संस्मरण अपने आप में बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां कही गई है, तो हम पूरी पूरी पंक्तियां तो यहाँ नहीं लिख सकते, लेकिन ये यकीन मानो कि अगर कोई पैराग्राफ दिया है तो आपको एग्जाम में उस पैराग्राफ की स्टार्टिंग की लाइन दी जाएगी, कभी भी पैराग्राफ को बीच में से नहीं दिया जाएगा ना। अगर कोई पैराग्राफ बराबर पूरा यानी 4 से 5 लाइन का एक प्रमुख उद्धरण है तो उस उद्धरण में से ऐसा नहीं कि बीच में से उद्धरण दिया जाएगा, स्टार्टिंग से ही दिया जाएगा। तो हम स्टार्टिंग की एक एक पंक्तियां सभी उद्धरण की देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये उद्धरण हमारे किस रचना के हैं ना। तो इसमें पहला उदाहरण आता है कि कला का जीवन, कला का काम जीवन, कला का काम जीवन को छिपाना, छिपाना नहीं, नहीं उसे उभारना है, उसे उभारना है। तो ये पंक्ति आपको याद रखना, हालांकि ये पंक्ति बहुत बड़ी है ना, ये पंक्ति एक पूरा 4 से 5 लाइन का एक पूरा पूरा उद्धरण है, लेकिन उसकी पहली स्टार्टिंग की पंक्ति हमें अगर याद रह जाएगी तो हम चीजों को सही से कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें हमारी इस संस्मरण की है ना, माटी की मूर्ति संस्मरण की ये पंक्ति है, ये उद्धरण उसका है, ये हम बता पाएंगे वहां पर। तो कला का काम जीवन को छिपाना नहीं उसे उभारना, ये पंक्ति वहां पर आती है। अब आप कहोगे सर इनसे कैसे याद रहेगा, तो मेरे भाई इसको जब 4 से 5 बार पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद रहने लग जाएगी कि हाँ ये पंक्तियां जो है ये इस वाली रचना की है, इस रचनाकार की ये पंक्तियां हमें याद आ जाएगी। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आता है, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा उद्धरण नहीं लिख सकता ना, पूरा उद्धरण हम आपको, मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरा उद्धरण याद रखो क्योंकि इतनी सारी रचनाएं आपके सिलेबस में रहेगी, कम से कम 80 रचनाएं, मुझे लगता है आप छोटी बड़ी करके सब पढ़ोगे तो इतनी सारी रचनाओं को पढ़ने के बाद सबकी पंक्तियां याद नहीं रख पाओगे, इसलिए हमें इनकी स्टार्टिंग की पंक्तियों से ही लाइनों से ही याद रखना पड़ेगा कि ये पंक्ति किसकी या किस रचना की है ना। उस दिनों, उन दिनों
उन दिनों हिंदू मुस्लिम की तनातनी थी, तनातनी 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 थी। दोनों दूध चीनी की तरह थे, दोनों चीनी की तरह थे। ये पंक्ति भी हमारी इसी में आती है, माटी की मूर्ति में। चौथा, अगला पंक्ति क्या आती है हमारी, लेन देन, जिसे नग्न शब्दों में सुदखोरी कहिए कहिए चाहता है ना। लेन देन, लेन देन जिसे नग्न, मैं वो सब इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको मैं यहां बता देता हूं जो आने के प्रबल संभावना एग्जाम में रहेगी, है ना। शब्दों में सुदखोरी चाहता है, ये चीजें हमारी इसमें आती है ना। अगली पंक्ति अगर मैं इसमें लिखूं तो अगली पंक्ति याद रखनी है, तो वो आती है, यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन ही हमारी, यथार्थ के लिए, अन्नदाताओं के लिए पेंशन, पेंशन ही हमारी, पेंशन ही हमारी अभागे है। ये चीजें इस तरीके से याद रखना है ना। फिर अगला आता है, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है ना। भावना पर, भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है, असर हो सकता है, क्या असर हो सकता है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, जो इसको याद रखोगे तो आप ये बता पाओगे कि किस रचना की है ना। सारी पंक्तियां तो आप या पूरी पूरे चीजों को तो याद नहीं रख सकते ना। इसमें एक अच्छी सी पंक्ति आती है, वो आपको याद रखना, हमने सुना है, सुना है दुनिया में 3.5 वीर है, दुनिया में वीर है, दुनिया में 3.5 वीर है। वो 3.5 वीर किस किस को बताया, पहला उन्होंने बताया भैंसा को, किसको बताया, भैंसा को। दूसरा उन्होंने बताया सुअर को, किसको बताया, सुअर को। और तीसरा उन्होंने किसको बताया, गेहूं, गेहूं अन्न को, गेहूं अन्न यानी जो गेहूं हमारा हम खाते हैं उसको बताया। और जो ये तो 3 है ना। और 3.5 उन्होंने किसने किसको कहा, उन्होंने जो 3.5 यानी कि जो इसके बाद वाला आधा है, उन्होंने राम को कहा। राम को क्यों कहा, क्योंकि राम ने बाली को पेड़ के पीछे से मारा था, है ना, इसलिए वो उनको आधा मानते। और इन 3 को वीर मानते। इस रचना में हमारा ये चीजें देखने को मिला हुआ है ना। इसके अलावा इसमें कुछ और पंक्तियां भी हमारा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि वो 3.5 जो वीर बताया, उसमें से 3 कौन कौन से ये पूछा जा सकता है। तो पहला किसको बताया, भैंसा को, दूसरा सुअर को, और तीसरा गेहूं अन्न को। ये चीजें जरूर आ सकती है एग्जाम में ना, ये चीजें आपको याद रखनी ही है। इसमें एक पंक्ति आती है, तेली जिसका मुंह देखने पर यात्रा सफल नहीं होती। ये एक मीथ है, जो कि समाज में चलता है कि जो तेली लोग होते हैं उनका मुंह देखने पर यात्रा सफल नहीं होती। ये ऐसे पुरानी रचनाओं में भी दिया गया है, और ये मीथ समाज में थोड़ा चलता भी है ना। तो ये चीजें इसमें बताई गई। इसके अलावा और क्या आ सकता है इसमें, इसमें एक और अच्छी पंक्ति आती है, शहर का, शहरों के, शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी, घुसने लगी, है ना।
फिर आता है अगला, अगली पंक्ति अगर हम देखें तो वह किताब वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे। ये पूरे एक तरीके से 4 से 5 लाइन के उद्धरण है, जिसकी पहली पहली पंक्तियां मैंने आपको दी है, जो आपको याद रखने चाहिए। ये हमारा पहली रचना खत्म होती है, इसमें कुछ और पंक्तियां, लेकिन इतनी पंक्तियां आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके लिए इसके बाद आपको एक चीज याद रखना है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि सर इस तरीके से मैं लिखा लिखा के जो पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है, या फिर इनको टाइप किए हुए नोट्स के साथ डायरेक्ट मैं आपको समझा दूं, वो चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाए। जैसा आपको लगे मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आप लोग। और ये शुरुआत मेरी कैसे लगी आपको, ये मुझे जरूर बताना। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत है ना। और इस बार जीआरए पक्का करना है अपना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे। बाकी अगर न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।